कौन होगा उत्तर प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ब्राह्मण फॉर्मूले को लागू करने जा रही है, या जातियों का समीकरण साधते हुए योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल तो बना दिया गया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाते समय जातियों का समीकरण साधेगी, या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव देखते हुए बढ़िया सा संगठन साधने वाला तलाश रही है? और क्या भारतीय जनता पार्टी को जातियों का समीकरण साधते हुए बढ़िया सा संगठन चलाने वाला आदमी भी मिल सकेगा? इन सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नामों को लेकर के जेपी नड्डा के साथ यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी चुनाव के प्रभारी जो रहे, अभी विधानसभा चुनाव रहा, धर्मेंद्र प्रधान, उनकी बैठक आज हुई है। जातियों का समीकरण देखें तो लड़ाई ब्राह्मण चेहरों और दलित चेहरों में चल रही है। जहां एक तरफ ब्राह्मण नामों को लेकर के अनुभव और इतिहास में उनके नेतृत्व में मिली सफलता का तर्क दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीते चुनावों में मिले दलित वोटरों के समर्थन का तर्क दिया जा रहा है कि अगर उस वर्ग के नेता को बड़ा चेहरा बनाया जाता है तो उस वजह से एक बड़ा वोटर वर्ग अपने आप भाजपा के साथ आ जाएगा, जो आने वाले वक्त में भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा, खास करके निकट भविष्य के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में। और यही सबसे बड़ा आधार भी माना जा रहा है, चाहे ब्राह्मण वोटरों को देख लिया जाए या ब्राह्मण चेहरे को देख लिया जाए, चाहे दलित या पिछड़े चेहरे को देख लिया जाए। भाजपा एक समय पर जातियों के समीकरण की जगह राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण की चाल को अचूक मान के चलती थी, और उन समीकरणों ने भाजपा को तगड़ा फायदा पहुंचाया। दो लोकसभा चुनाव जितवा दिए और कई विधानसभा चुनाव जितवाए हैं। लेकिन अब सच्चाई यह भी है कि अकेले अब धार्मिक ध्रुवीकरण ही चुनाव भाजपा को नहीं जिता पाएगा, जातियों का समीकरण भी साधना होगा। साथ ही साथ संगठनात्मक योग्यता भी अहर्ता की अहम कसौटी बनने जा रही है। तो आइए कुछ नामों पर चर्चा करते हैं, जिनको लेकर के चर्चा चल रही है कि वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, और उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बढ़त पाने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। तो बीते 2-3 दिनों में एक नाम का जमकर बोलबाला रहा है, और वो नाम है श्रीकांत शर्मा का। पहले योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री और प्रदेश के खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बड़े चेहरे रहे हैं और अभी भी हैं, और बाकी वोटरों में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े स्वीकार्य हैं और ब्राह्मणों में पूरे प्रदेश में स्वीकार्य है। इस बार उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है योगी 2.0 की, और माना जा रहा है कि संगठन में लाने के लिए ही उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, और 2024 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो खोया हुआ जनाधार है उसको पाने की पूरी जद्दोजहद में जुटी भाजपा के लिए श्रीकांत शर्मा बहुत अहम रोल अदा करेंगे। तो कल हुआ ये कि सोशल मीडिया पर भाजपा विधायकों से लेकर के कार्यकर्ताओं ने श्रीकांत शर्मा को बधाइयां देनी शुरू कर दी कि भैया आप प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बन गए, आपके नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा बहुत अच्छा करे, इस बात की मनोकामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कुछ ही देर में उस दावे की हवा भी निकल गई और पता चला कि सब भावुक हो गए थे, और बेसिर पैर की खबर पर सबने अपने अपने सोशल मीडिया मैनेजरों को तकलीफ दे दी। लेकिन वो बात भले ही हवा हवाई रह गई हो, लेकिन श्रीकांत शर्मा के नाम की जो चर्चा है वो जोर शोर से है और भाजपा के अंदर है, इस बात की मुहर कल परसों की घटना ने लगा दी है। अगले नाम पर चर्चा करें उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भाजपा अध्यक्ष का फैक्टर बता देते हैं। साल 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त पर प्रदेश भाजपा की कमान केशरीनाथ त्रिपाठी के हाथों में थी। 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब प्रदेश भाजपा के कप्तान रमापति त्रिपाठी थे। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे थे, और इन तमाम चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो एक तरह से ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश के अभेद्य दुर्ग की चाबी बन गया है भाजपा के लिए। इसके अलावा तमाम समीकरण है जो ये बताते हैं कि अगर ब्राह्मण चेहरा भाजपा लेकर के आती है तो उसके लिए जो है लोकसभा का रास्ता आसान रहता है। अब दूसरे नाम की बात करते हैं, वो भी ब्राह्मण चेहरा है, नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर का संगठन का कामकाज देखा करते थे। 2017 के वक्त में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस वक्त अपने स्तर से ब्राह्मण वोटरों को साधने में बड़ी भूमिका इन्होंने भी निभाई थी, और माना जाता है कि संगठन में सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो बिना किसी समस्या या झंझट पैदा किए अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब ब्राह्मण चेहरों की जब रेस की बात हो रही है तो इसमें कुछ और नामों की बात हो जाएगी।
कन्नौज के सांसद हैं और काशी क्षेत्र के प्रभारी हैं सुब्रत पाठक, उनका नाम भी सामने आ रहा है और माना जा रहा है सुब्रत पाठक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस वजह से जो बड़े होकर के लोग आए हैं और खास करके नए नेता जो युवा मोर्चा से निकल करके भाजपा में आए हैं और अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उनके बीच में सुब्रत पाठक की अच्छी पकड़ है, जिसकी वजह से वो बेहतर ढंग से ग्रास रूट लेवल पर भाजपा के लिए काम कर पाएंगे और भविष्य के लिए एक नई पीढ़ी भी तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा बस्ती से दूसरी बार जीत करके लोकसभा पहुंचने वाले हरीश द्विवेदी का नाम भी चर्चा में है। हरीश द्विवेदी फिलहाल भाजपा की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। तो इस वजह से माना जा रहा है कि 2 राज्यों में इनकी पैठ है, इस वजह से उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी पैठ है और बिहार में भी थोड़ी बहुत इनकी पैठ है। बिहार प्रभारी आखिरकार बनाए गए हैं, इस वजह से माना जा रहा है कि इनको भी आगे किया जा सकता है। ये ब्राह्मण चेहरों को लेकर के होने वाली बात है। अब जो दूसरा वर्ग हो रहा है वो दलितों का वर्ग है, उसकी बात कर लेते हैं। दलित या पिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के 2 बातें चल रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को निकट और दूर के भविष्य दोनों में फायदा पहुंचाएगा और बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ साथ नया सपा के साथ गया जो वोट है दलित और पिछड़े का, उसको भी कुछ मात्रा में भाजपा के लिए वो साध सकता है। इसके अलावा दूसरी तरफ तर्क दिया जा रहा है कि सरकार में इस समूह के लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसलिए प्रदेश भाजपा की कमान देना एक दलित या पिछड़े नेता के हाथ में अन्य जाति समूहों के बीच एक बार फिर से समस्या पैदा करेगी और उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। जैसे कि आप अगर मसलन समझना है, उदाहरण अगर नजदीकी जो इतिहास रहा है भाजपा का उसमें देखना चाहते हैं, तो हाल ही में जो कुछ भी भाजपा के अंदर हुआ था उसके बाद एक तरीके की कहानी गढ़ी गई थी कि प्रदेश में भाजपा से जो है ब्राह्मण वोटर नाराज हैं, लेकिन वो चीज नहीं रही और भाजपा को अच्छा खासा वोट मिला है। लेकिन आने वाले भविष्य में कहा जा रहा है कि जो अफवाह थी वो सच्चाई में बदल सकती है और साथ ही साथ फिलहाल जिन बड़े चेहरों को कैबिनेट से बाहर किया गया है उनमें ब्राह्मण वर्ग से आने वाले चेहरे ज्यादा हैं, इस वजह से भी नाराजगी बढ़ सकती है। ऐसे में उन मंत्रालय विहीन नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी देकर के हिसाब को बराबर किया जा सकता है और जैसी कार्यशैली है भाजपा की उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि संगठन के पूर्व अनुभवी और काडर के बीच लोकप्रिय नेताओं को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में 2S ही आगे निकलते हुए नजर आते हैं, यानी श्रीकांत शर्मा और डॉक्टर दिनेश शर्मा। अब बैठक हुई है, आज हो रही है और उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारे सामने कोई नतीजा भी आ जाएगा। निजी राय की बात की जाए तो सरप्राइज की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे वक्त से जो नाम है उनकी चर्चा हो रही है, इसलिए उनके साथ अलग अलग तरह के विवाद भी जुड़ गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को भी आगे कर सकती है और उसको प्रोपोगेट कर सकती है चेहरे के तौर पर, जिसके साथ विवाद कम हो और कामकाज ज्यादा बेहतर किया जा सके। आप अपनी राय बता सकते हैं, आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे बेहतर चेहरा कौन होगा जिसके जरिए रास्ता भाजपा का आसान हो सके लोकसभा चुनाव 2024 में। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ शिवसेना, राकपा और कांग्रेस गठबंधन में दरार की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी ओर भाजपा एक बार फिर से तिकड़मबाजी करने में एक्टिव हो गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात करी है। इसके अलावा बात यह भी है कि कई निर्दलीय और छोटे दल जो है भाजपा नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। एक नेता ने तो कांग्रेस के 25 विधायकों के भाजपा में संपर्क होने का भी दावा किया है, मतलब वो खिसक सकते हैं। इसके अलावा एक खबर कश्मीर से, पुलवामा में आज फिर से आतंकियों ने 2 गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है। दहशतगर्दों ने जिले के लजोरा में 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों घायलों को SLM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों घाटी के बाहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जल्द ही उन पर शिकंजा कस लिया जाएगा। इसके अलावा एक खबर कर्नाटक से, दक्षिणपंथी संगठनों के द्वारा मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों के विरोध के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री हैं KS ईश्वरप्पा ने भी इसको लेकर के बयान दिया है। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री KS ईश्वरप्पा ने कहा कि छात्रों और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेकर के इस मुद्दे का कोई समाधान निकाला जाए। उन्होंने मुस्लिम नेताओं से अपील की कि वो अपने पूजा स्थलों के अंदर स्पीकरों का प्रयोग करें, आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशान ना करें। इसके अलावा खबर बिहार से, दिल्ली के 12 जनपद स्थित बंगले से सांसद चिराग पासवान बाहर हो गए हैं। बीते दिनों बंगले से निकाले जाने के बाद अब वो अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर पहुंचे। पिता यानी कि रामविलास पासवान। इस दौरान हाजीपुर में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जो कुछ कहा वो अब बड़ा वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। उनसे
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की अटकलों पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें रूस का राष्ट्रपति बना दिया जाए, लेकिन बिहार से उनको दूर कर दिया जाए। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक मामला सामने आया है जो थोड़ा सा अद्भुत है, जिसके चलते रविवार यानी छुट्टी के दिन हाईकोर्ट को खोलना पड़ा। एमबीबीएस छात्रा ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने दायर अत्य आवश्यक याचिका को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति गौतम चोरडिया की विशेष बेंच का गठन किया गया और रविवार यानी 3 अप्रैल को इस पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट को रविवार के दिन खोला गया। बिलासपुर की रहने वाली छात्रा है, नाम है राधिका। उसने नीट 2021 में क्लियर किया है, जिसमें उसे 915वीं रैंक मिली है। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण उसकी दूसरे राउंड की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, जबकि 1 और 2 अप्रैल को चयनित जो अनारक्षित छात्र हुए उनकी काउंसलिंग हुई, जिसे लेकर के छात्र राधिका ने वकील हसमंदर रस्तोगी के माध्यम से शनिवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर करके तत्काल सुनवाई की मांग की। हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस गौतम चोरडिया की स्पेशल डिवीजन बेंच का गठन किया। उसके बाद रविवार को कोर्ट खोला गया, जिसमें केंद्र की ओर से वकील केशव गुप्ता और राज्य की ओर से विक्रम शर्मा नाम के वकील ने तर्क दिया और आज यानी 4 अप्रैल तक काउंसलिंग पर रोक लगा दी। इस मामले पर आज फिर से सुनवाई हुई। अभी तक फैसले के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत नेल्सन मंडेला की तरफ से है। वो कहते हैं कि मुझे मेरी सफलताओं से नहीं आंका जाए, मुझे इस बात से आंका जाए कि कितनी बार मैं हारा और दोबारा लड़ने के लिए कितनी बार उठ खड़ा हुआ। जिंदगी में आमतौर पर यही चीज हमारे साथ भी होती है। हम किसी को देखते हैं तो उसकी सफलताओं को देख करके आंकते हैं कि कितना सफल हुआ होगा, क्या कुछ किया होगा हम। लेकिन अगर जिंदगी में हमें उसके जैसी सफलता पानी या उसका रोड मैप हमें देखना है तो देखना होगा कि वो कितनी बार असफल हुआ और कितनी बार गिरा और कितनी बार गिरने के बाद दोबारा उठा। सफलता की कुंजी वहीं पर छुपी होती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कार्यक्रम को साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। शुक्रिया।